आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के शाम के कार्यक्रम में सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर के। 15 मई 2023 को सूर्य का परिवर्तन वृषभ राशि में होने वाला है। इससे पहले वो 15 मई को ही दोपहर के 11 बजे के बाद, ऐसे मैंने यहाँ पे समय 1 बजे का लिया है वाराणसी के अक्षांश देशांतर के आधार पे। सूर्य 0 डिग्री 3 कला के हैं, हो सकता है वो थोड़े बहुत आगे पीछे हों, पर कहने का अर्थ है 15 मई 2023 को सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। अब ये अपनी मेष राशि को छोड़ करके, जहां वो पहले उच्च के थे, अब वो वृषभ राशि में जाएंगे। मैं 2 मिनट के लिए आपको एक बात कहना चाहता हूं कि कभी भी हमेशा ये याद रखने वाली बात है कि वो ग्रह जो बदल रहा है आकाश में अपनी स्थिति, वो मेरे लिए चलिए कैसा भी रहे, पर वो अपने लिए कैसा है। सवाल प्रश्न ये उठता है कि मेरे लिए तो चलो जैसा भी रहेगा, पर वो खुद के लिए कैसा है। पहले वो खुद के लिए अच्छा होगा तब वो मेरे लिए भी अच्छा होगा। अगर वो खुद के लिए अच्छा नहीं रहेगा तो मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। कई बार वो अपने लिए तो अच्छा नहीं है पर दूसरे के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। कई बार वो कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है और कुछ बहुत सारे लोगों के लिए बुरा हो जाता है। आमतौर पे राशिफल संपूर्णतया मैंने बहुत बार उसकी निंदा तो नहीं की है, पर हाँ ये बात कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए राशिफल अलग अलग होता है। आप अगर इसको ऐसे समझेंगे कि मेष राशि वाले के जितने भी लोग हैं सबके लिए यही फल होगा, तो भगवान मैं ये बात नहीं करता हूँ। आपकी कुंडली में कभी भी गोचर का फल, समझिएगा, कभी भी गोचर का फल प्रत्येक राशि के लिए एक जैसा नहीं होता है। मेष राशि के लिए यही सूर्य किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छे हो जाएंगे, पर वहीं किसी दूसरे मेष राशि के जातक के लिए बुरे हो सकते हैं। पर यह बात इस बात पे निर्भर करेगी कि जो पहला व्यक्ति है जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छा फल करेंगे, कैसे, जब उसकी कुंडली में वो अच्छे भाव के अधिपति हों और अच्छे भाव में बैठे हों, तब जाकर के वो गोचर में भी उनकी कुंडली में अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति के लिए, जो वो भी मेष लग्न का या मेष राशि का ही है, उसकी कुंडली में अगर सूर्य अच्छे परिणाम नहीं कर रहे हैं इस महीने भर, तो समझने की बारी है कि उसकी कुंडली में हो सकता है वो अच्छे भाव के अधिपति नहीं है और अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं। इसको उदाहरण से समझाता हूं। आमतौर पे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली वृषभ लग्न की है, क्लियर है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली वृषभ लग्न की बनती है और अगर उसकी कुंडली में गुरु दशम स्थान में बैठेंगे, तो सामान्यतया आप और मैं क्या जानते हैं, या ज्योतिष के जानकार क्या कहेंगे, जो थोड़े बहुत जानकार हैं, पूर्णतया नहीं, जो थोड़े बहुत जानकार हैं, वो ये कहेंगे कि दशम स्थान का गुरु का गोचर अच्छा रहेगा। पर जब वो व्यक्ति से पूछा जाता है तो वो कहता है नहीं, इतना तो बढ़िया नहीं रहा, सामान्यतः ही चीजें रही। तो क्यों अच्छा नहीं रहा? क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति पापी भावों के या अच्छे भावों के अधिपति नहीं होते हैं। इसी वजह से वो कई बार कमजोर परिणाम करते हैं, उतना अच्छा नहीं करते, या उनके अशुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो ये बात इस बात पे निर्भर करेगी आपके राशिफल के लिए कि 15 मई से लेकर के अगला 1 माह जो सूर्य का परिवर्तन होने वाला है, वो आपके लिए इस बात पे निर्भर करेगा कि आपकी खुद की कुंडली में, आपकी पर्सनल कुंडली में वो ग्रह कैसा बैठा है। अगर वो उच्च के बैठे हैं, दिग्बली हैं, दशम स्थान में बैठे हैं मतलब दिग्बली हैं, उच्च के बैठे हैं मतलब 1 नंबर में बैठे हैं, अगर वो गुरु के संग बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो चंद्रमा को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे चंद्रमा देख ले, गुरु देख लें, सूर्य के साथ बुध बैठे हैं, सूर्य अपनी राशि के बैठे हैं, अवस्थागत युवावस्था में हैं, उन पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव नहीं है, तब आपकी कुंडली में सूर्य गोचर में कहीं से भी रहेंगे, थोड़े बहुत अच्छे परिणाम आपको किसी भी राशि में घूम के दे देंगे। क्लियर हो रही है बात? वैसे ही अगर आपको मैं बताऊं तो मेष राशि के लिए अगर देखेंगे तो मान लीजिए आपकी कुंडली मेष लग्न की है या मेष राशि की है, तो राशि से ये दूसरे जा रहे हैं और दिमाग में धन से संबंधित चिंता आएगी,
अगले 1 महीने तक धन को कहाँ खर्च करना है ये बताना होगा, और धन से संबंधित चीजें कैसी रह रही हैं इसको ध्यान से रखना होगा। कुटुंब के साथ मतभेद ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। आपकी वाणी कठोर ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। कोई भी निर्णय और कोई भी परिणाम कैसा आ रहा है, अगर वो कैसा भी नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो, तो अति उत्साही नहीं होना है, नहीं तो हाथ में आई हुई चीज कई बार निकल जाएगी। इसके अतिरिक्त दिमाग गर्म होगा, माथा ठंडा नहीं होगा, उल्टी पुल्टी विचारधारा बनेगी और कई बार व्यक्ति का प्रभाव कमजोर होता है। वाणी में कर्कशता और इरिटेशन और ईचिंग की समस्या होती है। रोग व्याधि भी कई बार कुछ कुछ हो जाए, पेट से संबंधित नाभि से संबंधित समस्या हो जाती है। ये काम बात होगी। ये मेष राशि के लिए या मेष लग्न के लिए बोल रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में भी बहुत अच्छे ग्रह बैठे हैं, संतुलित हैं, उच्च के हैं, दशम स्थान में हैं, या फिर मैं समझता हूं पंचम में भी हैं, नवम में भी हैं, तो कुछ कुछ हद तक ठीक रहेगा। संबंध सबके साथ आपके कठोर ना हो इसका ध्यान विशेष रखिएगा। बाकी की चीजें 1 महीने के बाद बदल जाएंगी तो आप पराक्रमी हो जाएंगे। वृषभ राशि अगर बनती है तो आपके ऊपर से ही सूर्य का गोचर होगा। अगर आपका लग्न वृषभ है और वृषभ ही राशि के हैं तो आपके ही राशि से सूर्य का गोचर है। ये बाबूरे उतना ठीक नहीं होता, जलाता है, भ्रम में रखता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, घबराहट देता है, बेचैनी देता है और कई बार गर्मी देता है। अब माथे पे ही तो आपकी पूरी उनकी रोशनी पड़ेगी। और वृषभ राशि जो है वो भूमि तत्व की राशि है और सूर्य है अग्नि तत्व के ग्रह, तो तत्व में दोनों में भेद हो जाएगा। तो तत्वतः भेद होने के कारण गर्माहट बढ़ती है और ये कई बार घर में कलह का वातावरण भी मचा देंगे। माता पिता को परेशानी भी होती है, माता को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत होती है, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, वैचारिक मतभेद भी बनते हैं, कई बार दाम्पत्य में भी कमजोरी आ जाती है और कई बार माता पिता से संबंध तो कमजोर होते ही हैं, पत्नी भी उस घसीटे में आ जाती है। तो आदि अगर ये चीजें हो रही हैं तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप मिथुन राशि के और मिथुन लग्न के हैं तो आपको और भी ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने व्यय पे ध्यान रखना होगा। अपने नेत्रों की समस्या कोई उभर करके सामने ना आए। अगले 1 महीने तक अपना व्यय जितना ज्यादा हो सके संतुलित करिए। किसी के साथ झगड़े, कोर्ट केस, कचहरी, अचड़ा पचड़ा मत उठाइए। जितना ज्यादा हो सके संतुलित होकर के जीवन जीने की कोशिश करिए। स्वास्थ्य में पैरों से संबंधित कोई समस्या ना हो, हड्डियों से संबंधित कोई समस्या ना हो, अर्थराइटिस वगैरह की समस्या बढ़ सकती है तो दवाइयां जो ले रहे हैं उसको बंद 1 महीने तक मत करिएगा अगर सोच रहे हैं बंद करने की। ये सूर्य का गोचर जो है वो 0 डिग्री 3 डिग्री 3 कला पे कृतिका नक्षत्र में होगा और मैं समझता हूं कि ये ठीक है। एक बात और भी बता दूं तो जो स्थिति सूर्य की अभी वृषभ राशि में बन रही है उनके ठीक पीछे मेष राशि में गुरु, राहु और बुध का भी गोचर हो रहा है। मतलब उनके ठीक पीछे 2 शुभ ग्रह बैठे हैं। तो किसी भी ग्रह के ठीक पीछे अगर 2 शुभ ग्रह बैठेंगे तो वो ठीक ही होगा। इसका अर्थ होगा कि वृषभ और मिथुन वालों के लिए में से वृषभ वालों के लिए सूर्य का गोचर गुरु और बुध के कारण थोड़ा ठीक हो सकता है। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। अगर आप कर्क राशि और कर्क लग्न के हैं तो आपकी राशि से ये गोचर एकादश में जाएगा। मतलब कर्क राशि कर्क लग्न तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपकी राशि से एकादश में है। धन का लाभ होगा। अगर कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो धन का लाभ हो, प्रतिष्ठा बढ़े, नौकरी में पदोन्नति हो, शेयर मार्केट में लाभ होता है, भाई बहनों के साथ प्रेम संबंधों में बड़ा निकटता आ जाए, माता पिता के साथ प्रेम बढ़िया बन जाए, पत्नी के साथ भी थोड़ी सी ठीक होती है और प्रभाव भी बढ़ता है, समाज में नाम भी बढ़ता है। अगले 1 महीने तक काम में मन भी लगेगा, यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होती है। कोई भी निर्णय गलत मत लीजिएगा, जो भी हो सके थोड़ा स्टडी करिएगा, नहीं तो गर्माहट में कई बार जो है वो व्यक्ति भावातिरेक होकर के और अत्यंत आत्मविश्वास से युक्त होने के कारण कई बार भाव को जलाने का कारण भी बन जाता है। तो ये बात मतलब ये राशि जो सूर्य का गोचर जो होने वाला है वो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए भी ठीक होगा, बहुत बढ़िया है। मैं समझता हूं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत बढ़िया बैठे हैं, उच्च के हैं या फिर लग्न में बैठे हैं, सिंह राशि के चंद्रमा है, तो ये गोचर आपके लिए नौकरी के मामले में, सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में, बुद्धि की जागृति के मामले में, यश के मामले में, पारिवारिक संपत्ति, ध्यान, सुख, सांसारिक सुख, भौतिकीय सुख, आध्यात्मिक सुख, चिंतन, यात्रा, तीर्थ यात्रा
आदि आदि करना चाहिए। आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, जब कभी भी सूर्य का राशि परिवर्तन हो तो जो पुण्य काल होता है, राशि जब एक समय से बदल रहे हो सूर्य और दूसरे में जा रहे हों, उसको पुण्य काल कहा जाता है। और दरअसल उसमें दिया गया कोई भी दान बड़ा लाभप्रद होता है। संकल्प लेकर के सूर्य के राशि परिवर्तन के समय पे दिन में, मतलब आपको याद रखना है कि 15 मई 2023 को, ये 15 मई आएगा, आज 13 तारीख हो गया, मतलब परसों दिन दोपहर में आप मान के चलिए कि 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद आपको जितना ज्यादा हो सके पुण्य का काम करना है। पुण्य का काम मतलब अगर ये परिवर्तन मैं 1 बजे के हिसाब से बता रहा हूं, कुछ जगह पे 11 बजे भी दिया है, तो कोई वो भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूं। तो 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक अगर ये पूरा 2 घंटा या कम से कम पूरा 48 मिनट आगे और 48 मिनट बाद में, मैं मोटा बता रहा हूं, इसमें अगर आप कुछ भी बढ़िया काम या मंत्र जप वगैरह भी कर लेते हैं, आदित्याय नमः का या गायत्री मंत्र का, या दान कर दिया, या कोई संकल्प लेकर के स्वर्ण दान कर दिया, कोई मूर्ति दान कर दी, कोई अन्न दान कर दिया, कुछ पुष्प दान कर दिया, कुछ पैसे दान कर दिए, तो उसका फल बड़ा बढ़िया मिलता है ना। इसे संक्रांति का काल कहा जाता है, जिसे पुण्य काल कहा जाता है। संक्रांति के समय पे दिया गया दान अक्षय पुण्यों को वृद्धि करने वाला होता है। तो ये सभी राशि के लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। अब कोई आवश्यक नहीं कि आप मेष राशि के लिए तो क्या करेंगे, कब वृषभ, वो मैं नहीं बताऊंगा, पर मैं इतनी बात कहूं, दान होता है। बालू का दान भी दान ही है, मिट्टी का दान भी दान ही है, घड़े का दान भी दान ही है, पानी का दान भी, जल का दान भी दान ही है। कुछ भी दान करे, सब दान बराबर ही है। बराबर दान के मामले में और उपयोगिता के मामले में, जैसे सोने का दान, गाय का दान, भूमि का दान, तीर्थ क्षेत्र में भूमि का दान, सबके अलग अलग महत्व और फल होते हैं। पर कुछ भी दान अवश्य करना चाहिए अपनी सामर्थ्य के आधार पे। मतलब ये सिंह राशि के लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा, राजकीय पद के लिए, राजनीति के लिए, राजनीतिक निर्णयों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि के अगर आप हैं और कन्या लग्न के हैं, अगर आपकी कन्या राशि बनती है और कन्या लग्न के हैं, तो ये गोचर आपको कई बार गर्माहट देगा, दाम्पत्य में कमजोरी दे सकता है, थोड़ी बहुत चिंताएं भी दे सकता है। हालांकि उसके प्रभाव से आपका काम कभी नहीं रुकेगा, धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी, आर्थिक तौर पे आप मजबूत ही होंगे, कमजोर नहीं होंगे। और मैं समझता हूं कि संतान उत्पत्ति में कभी कभी संतान से कष्ट ना हो, वो कभी बोले नहीं और आप कभी कुछ ना बोलें, इसका ध्यान रखना चाहिए। इतनी सी बात है। वैसे ये गोचर आपके लिए सामान्य रहने वाला है, ना तो बहुत ज्यादा अच्छा, ना तो बहुत ज्यादा बुरा। पर आप अच्छा इसलिए हो जाएंगे क्योंकि अगर आपकी कुंडली में अगर सूर्य बढ़िया बैठे होंगे और उच्च के बैठे हों, स्वग्रही बैठे हों, मित्र की राशि में बैठे हों, शुभ ग्रह से दृष्ट हों और दिग्बली हों, लग्न में बैठे हों, नवम में बैठे हों, पंचम में बैठे हों, तो भी ठीक होगा। अगर चतुर्थ में बैठ करके दशम को देख रहे हों तो भी ये गोचर नौकरी आदि के मामले में भी ठीक ठाक रहेगा। अगर ये सूर्य आपकी कुंडली में तुला राशि की अगर आपकी कुंडली बनती है या तुला लग्न की बनती है, तो आपको सावधान होना चाहिए अपने स्वास्थ्य के मामले में। और मैं समझता हूं कि पेट जनित समस्या और अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि की समस्या ना बने, रोग जनित रोग कोई डिटेक्ट ना हो जाए, या कई बार पथरी वगैरह ना हो जाए, अपेंडिक्स वगैरह ना हो जाए। भोजन पे ध्यान रखना चाहिए, दान पुण्य बढ़ा देना चाहिए, मंदिर का दर्शन। और कृष्ण पक्ष के एकादशी का ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये कृष्ण पक्ष के एकादशी को हो रहा है, ये तो बताना भूल ही गया था। तो कृष्ण पक्ष के एकादशी को अब यहाँ पे एकादशी का व्रत भी उस दिन है। तो सोच के देखो, ये डबल दोनों हाथ में लड्डू हैं पुण्य के काम के लिए, कि उस दिन संक्रांति भी है और पुण्य का काल भी है। मतलब संक्रांति में ही सूर्य का गोचर हो रहा है। तो अब कहने का अर्थ है कि तिथि भी बढ़िया और वार भी बढ़िया है, क्योंकि अब आज शनिवार है तो रविवार और सोमवार का दिन, एकादशी तिथि और सूर्य की संक्रांति, तो ये तीनों ही चीजें मैं समझता हूं पुण्यफल प्रद ही हैं और इसे अच्छा कहा जाएगा। अब आगे बढ़ता हूं। मतलब इसके लिए आपको स्वास्थ्य से और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए। बहुत ज्यादा किसी विषय पे सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि सूर्य तुला राशि से 8वें जा रहे हैं, ये उतना ठीक नहीं होता है। अगर वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली बनती है, गर्माहट ना करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। अगर वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा धैर्य रखिए, जल्दी से किसी से कोई परिणाम प्राप्त करने की अपेक्षा ना रखिए। जितना ज्यादा हो सके सामान्य बने रहने की कोशिश करिए, आत्मसंतुलन बना करके रखेंगे तो मैं समझता हूं कि नौकरी वगैरह का योग बहुत अच्छा बनेगा, सरकारी योग भी बहुत अच्छा है। पर दाम्पत्य में थोड़ी कड़वाहट हो सकती है और जल्दबाजी भी होगी काम तक पहुंचने की, और बॉस के साथ संबंध खराब ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए।
नक्षत्र उनका अपना रहेगा, इस वजह से आपके चाहे कितने भी हो वो फेवर में ही होंगे, कुछ ना कुछ हद तक वो आपके लिए भी संतुलित हैं। पर गर्माहट रहेगी और इरिटेशन होता है, पसीने छूट जाते हैं, कई बार काम बढ़ता है, वर्कलोड बढ़ता है और घर में तनाव का माहौल भी बनता है। 1 महीने के बाद धीरे धीरे ठीक होंगे। अगर धनु राशि के हैं तो फिर घबराने की बात नहीं है। धनु राशि के जातकों के लिए और धनु लग्न के जातकों के लिए ये सूर्य का गोचर, अगर आपकी कुंडली में सूर्य बढ़िया बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, जैसे नवम भाव, पंचम भाव, दशम भाव, लग्न में, तो बढ़िया है। वैसे ये सूर्य का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए भी ठीक रहेगा। गोचर के हिसाब से ये चीज़ें खराब नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि अगर धनु राशि के हैं तो ये सूर्य अगर आपकी कुंडली धनु राशि और धनु लग्न की बनती है तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, सरकार, सरकारी संपत्ति, सरकारी सुख, हित मित्र आदि आदि चीजों का लाभ है। ये अनुकूल है और प्रतिकूल नहीं है। मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ी घबराहट होगी, बेचैनी होगी, चिंताएं होंगी, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है और कई बार जो प्रेम आपको पाने की इच्छा और अभिलाषा थी वो कमजोर हो रही है। उसको थोड़ा टाइम दीजिए। निर्णय अभी भी दाम्पत्य में जाने वाला, दाम्पत्य से अलग होने वाला, प्रेम संबंधों में जाने वाला, प्रेम संबंधों से अलग होने वाला अभी मत लीजिएगा। 1 महीने उसको होल्ड करिए। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के अगर हैं तो स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। माता का स्वास्थ्य चेक करिए। उनको डॉक्टर के पास अगर हो सके तो उनकी बीमारी कोई हो तो उस पर किसी भी तरीके से रिस्क मत लीजिए। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे नौकरी वगैरह के लिए ये गोचर ठीक रहने वाला है, पर फिर भी थोड़ी बहुत नकारात्मक प्रभावों के साथ ये गोचर आपके लिए लाभदायक हो सकता है, पर संपूर्णतया नहीं। मीन राशि वालों के लिए ये जातक बहुत अच्छा रहेगा। जातकों के लिए ये जो गोचर रहेगा बहुत बढ़िया है। पराक्रम के दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टिकोण से, सुख के दृष्टिकोण से, माता के पराक्रम के लिए और कई तरीके से, जैसे यश, कीर्ति, मान सम्मान और मेहनत करना, अपने आप को सिद्ध करना, ये सब मीन राशि के लिए ठीक रहेगा। आमतौर पे आपकी राशि के लिए अगर विचार करें तो सूर्य 3, 6वें, 10वें और 11वें अच्छे होते हैं, पर ये उस बात पे निर्भर करेगी बात कि आपकी खुद की कुंडली में वो ग्रह कैसा बैठा है। अब बात करते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए। मैंने जैसे कहा बीच में कि दान अवश्य ही करिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चना हो जाए, मूंग हो जाए, मसूर हो जाए, शहद हो जाए, पुष्प हो जाए, चावल हो जाए, कुछ भी दान करिए ना, कुछ भी दान करिए। सिक्का हो जाए, नोट हो जाए, बंडल हो जाए, जो देना चाहते हैं दीजिए। गाय हो। इस ज्येष्ठ माह में आपको अगले रविवार को मैं एक बहुत अच्छा काम करने के लिए बताऊंगा और खास करके राजस्थान जाने के लिए बताऊंगा। ज्येष्ठ माह में कम से कम शुक्ल पक्ष के मैंने अभी पिछले कल के कार्यक्रम में, कल शाम वाले में वाराणसी जाने को कहा था कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि तक वाराणसी के गंगा घाट के किनारे, गंगा जी के किनारे दशाश्वमेध घाट पर जाकर के दर्शन करना चाहिए। गंगा जी में स्नान करके विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करना चाहिए, उनके गोपुर का और विग्रह का दर्शन करना चाहिए। पर इसके अतिरिक्त इसी ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष में पुष्कर तीर्थ भी जाने का बड़ा फल मिलता है। भगवान ने बात कही है, स्कंद पुराण की बात है, पद्म पुराण की बात है कि ज्येष्ठ माह में जो व्यक्ति भयंकर तपती धूप में पुष्कर क्षेत्र जाकर के दान करता है, मंत्र जप करता है, पत्नी के साथ जाता है, उस वहाँ के तीर्थ क्षेत्र में जो नदी है, सरस्वती नदी है, वहाँ पे अगर स्नान कर ले तो बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। उस जगह पे जा करके कोई एक मंत्र जप ले तो उसके पिछले कई जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं और पाप फल खत्म होता है और अनंत गुणा अश्वमेघ यज्ञों के बराबर का फल मिलता है। सच्ची बताऊं, अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल मिलता है ज्येष्ठ माह में। और अवश्य ही अगर आप राजस्थान के इर्द गिर्द के क्षेत्र के हैं तो अवश्य पुष्कर जाइए और वहां दान करिए, ब्राह्मणों को कुछ देकर के आइए और तीर्थ क्षेत्र में वास करिए। कम से कम 1 दिन तो अवश्य रहिए, वहां पे स्टे करिए और भोग मत करिएगा, तब करिएगा। कुछ इसी तरीके से ये सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव खत्म करते हैं। 1 महीने तक ये प्रभाव ऐसा रहेगा। कुछ पूछना होगा मुझे पूछ लीजिएगा, मैं हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।